दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रयास मंत्रा। साथियों, हिंदी साहित्य के साथ साथ हमने हिंदी व्याकरण की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। वही आप तक आज इस लेक्चर में उसी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट हमारे लिए सराहनीय काम करेंगे। अगर हमारे कोई भी अगर त्रुटि आती है तो उसमें हम समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम वर्ण विचार करेंगे। तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना कर सकें वो कहलाती है वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकते हों वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं, यानी उनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे स्वर भेद। स्वर के 3 भेद हैं और इनकी संख्या 11 मानी गई है। स्वर सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, यानी इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी बहुत जल्दी में बोल जाते हैं। इनको ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर भी इन्हीं को कहते हैं। इनकी संख्या है 4, यानी अ, इ, उ और री। इसी का दूसरा पार्ट आएगा जैसे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब इनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, यानी 2 टाइम। और इसमें आएगा दीर्घ यानी बड़े, आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ और औ। इनकी संख्या है 7। तो मैंने आपको बताया कि स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या है 11। 4 मूल स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। तीसरा आपको मिलेगा प्लुत स्वर, यानी इनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, यानी 3rd टाइम 3 गुना जो समय है वो लगता है। यानी जैसे हे, अरे या ओम, इस तरीके से इनको हम लंबा खींच के बोलते हैं, इनको कहते हैं प्लुत स्वर। तो स्वर के 3 भेद मैंने आपको बताए। पहला आपका ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा बताया मैंने आपको दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। और मैंने तीसरा आपको बताया प्लुत स्वर, उनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय जो है वो लगता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। 7 मूल स्वर हैं और जो 4 मूल स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं। इसके आगे आएंगे आप व्यंजन पे। तो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोल जाने वाली ध्वनियां हैं, व्यंजन कहलाती हैं। ये देखें, और इनकी संख्या मानी गई है 33, यानी 33। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न किताबों में अलग अलग आजकल के जो नई किताबें आ रही हैं उनमें आपको कई तरीके से मिल जाएगी, लेकिन टोटल है 52 और जो व्यंजन है उनकी संख्या है 33। आप देखिए, इसमें स्पर्श व्यंजन है 25, यानी स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जीवा मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य छूती है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ मतलब हमारी जीवा इन वर्णों को उच्चारण में, इन ध्वनियों को उच्चारण में मुख के किसी न किसी जो ऊपर के भाग को सिर्फ स्पर्श करके आती है, छू करके आती है। य, र, ल और व, यानी ये की संख्या 4 है और उनकी संख्या होती है 25। और आगे आएंगे ऊष्म व्यंजन, यानी गर्माहट पैदा करने वाले व्यंजन, जिनके उच्चारण में हमारी जो श्वास है वो घरघराहट के साथ ऊष्मा लेकर के आए, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या मानी गई है 4। ये हैं, आप देखिए, अगर हमें याद करना हो स्पर्श व्यंजन तो हम इनको साधारण बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद करें। इसको याद करें क, च, ट, त, प, यानी क, च, ट और त, प।
इसे किस तरीके कचट तक याद करें तो आपको पांचों के पांचों वर्ण आपको मिल जाएंगे और उन वर्णों के आराम से हम एक एक ग्रुप देखेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस सारे वर्ग आप तक पहुंच जाएंगे। आगे जो है दूसरा है इसकी जो ध्वनि है आखिरी, ये ध्यान रखें, ये ध्वनियां इन्हें हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार ध्वनियां, यानी केवल नाक से बोले जाने वाली। वो टॉपिक हम आगे आपको बताएंगे कौन सी ध्वनियां होती है। तो ध्यान रहे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 into 5 25, और दूसरे अंतस्थ उनकी संख्या 4 है, और जो ऊष्म व्यंजन है यानी गर्माहट पैदा करने वाले वो है हमारे पास 4, और टोटल हो गए 25 और 8 33। तो यहाँ संख्या मैंने आपको क्या लिखी है? 33 लिखी है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे आएंगे आगत व्यंजन। आगत यानी दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं। अब एक आगत में एक नुक्ता जो लगेगा, ध्यान दीजिए, एक अ भी आएगा प्लस में ये ज और फ। अब इसको ज नहीं बोलेंगे, ज बोलेंगे। ज से मतलब यहां से हमने कहा जहर, तो यहां नुक्ता लगता है और यहां लिखा है फजल। फजल, ये देखिए जो मैंने यहाँ नुक्ता का प्रयोग किया है ये आगत व्यंजनों में, जो कि उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों में लगाए जाते हैं। इंग्लिश में लगेगा, उर्दू, फारसी और अरबी भाषा में, ये ध्यान रखिएगा। इनकी संख्या वैसे 2 ही मानी गई है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छ, त्र, ग और स, इनकी संख्या कितनी होगी? 4। उत्क्षिप्त व्यंजन है ड और ढ, इनकी एक अलग से टॉपिक है, मैं वहां आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे पास छत्र ग हैं ये संयुक्त व्यंजन कैसे हैं, किन किन के मेल से बने हैं वो आप तक सामने है। तो क हलंत, स हलंत करके अ, और त हलंत, र हलंत करके अ, ये त्र बन गया, और ज और अया इंगे जो होता है उसको अणा उसको कहते हैं, और जो सरा है जिसको सरीमान में प्रयोग करते हैं तो श, र और अ के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ कक्षा है, त्रिशूल है, ज्ञानी है और सरीमान, तो ये जो है वो संयुक्त व्यंजन से बने हुए शब्द हैं। तो संयुक्त व्यंजन किन किन से वर्णों से बने मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो ये ध्यान रखें इनकी संख्या है 4। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला टॉपिक है हमारा अयोगवाह। ये रहा अयोगवाह में सिर्फ 2 ध्वनियां हैं जो कि हमारे स्वरों के साथ लगी यूज होती है। ध्यान रखना जो हमारे स्वर हैं 11, उनसे अलग 2 ध्वनियां हैं। पहले 13 जो लिखते थे, इसमें एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। ये देखिए लिखा सामने, एक अनुस्वार है और एक है विसर्ग, यानी ये वे ध्वनियां होती हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है, सिर्फ उनका प्रयोग किया जाता है। एक अनुस्वार में और एक विसर्ग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं अयोगवाह। आप इसमें एक मानव मुख देख रहे हैं बीच के अंदर, उसमें मैंने कोशिश की कि मुख के हर पार्ट को बताया जाए कि मुख का जो पार्ट है वो अगली इस वीडियो में तो अगली वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसमें नासिका है, वर्चस्व है, कोष्ठ है, दंत है, दंतोष्ठ है, और स्वतंत्रिका है, श्वास नली है, कंठ है, जीवा है, तालव है और मूर्धन है, यानी सभी पार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। तो यहां तक ये पार्ट उम्मीद कर रहा हूं कि आप तक समझ आ गया होगा। आगे है आगत स्वर। आगत, ये देखिए मैंने यहां भी लिखा है आगत स्वर, इसमें मैंने अ का प्रयोग जो है वो वहां लिखा है अ, यानी कॉलेज और नॉलेज में जो अ है अर्धचंद्राकार, ये जो येल है अगर हमने बिंदु लगाया तो ये बन जाएगा अनुनासिक, लेकिन हमने बिंदु नहीं लगाना है, सिर्फ हमें प्रयोग करना है इसको अ की मात्रा लगेगी और ये लगेगा कॉलेज में और नॉलेज में। ये देखें ये जो लगाई मात्रा, ये कॉलेज और ये नॉलेज, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है अग्र स्वर। अग्र मतलब जीवा के अगले भाग से जो बोले जाते हैं, ई, ए और आई। आगे है मध्य स्वर अ। मध्य स्वर यानी बीच के जो स्वर हैं उसमें बोला जाता है बीच जीवा से अ। पश्चात आ, उ, ओ और आ। संवृत स्वर ई, ओ, ये ऊंचा होता है ई और आएगा ऊ, इस तरीके से। और अर्धसंवृत है ई और ऊ, यानी संवृत से छोटा आधा। तो ई में जो बड़ी ई है जिसको हाई नोट में बोलते हैं, तो ई है और ये ऊ है, जबकि हम इसके अर्धसंवृत कहेंगे तो आएगा ई और ऊ। विवृत होता है आ, ए, आई, ओ और ये निम्न स्वर है आ, आई, ओ। आगे अर्ध स्वर है ए और ओ, ये ओ। आगे अर्ध स्वर में य और व है। अर्ध स्वर ये आधे स्वर है य और व।
लुंठित स्वर, यानी इन जो लुंठित स्वर है वो हमारे पास है र। इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं, इसका बोलते हैं, तो जीभ के अगले भाग में हमें एक झंझनाहट चीज दिखाई देती है, झंझनाहट चीज महसूस होती है। इसको कहते हैं लुंठित स्वर। लुंठित मतलब जो इसमें झंझनाहट आए। आगे है पार्श्विक स्वर, यानी ये ल है। पार्श्विक होता है सहचर या साथी, जो सहयोग के साथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पार्श्विक इसको पक्षपाती भी कहते हैं, इसमें कहीं कहीं उसको साथी भी कहते हैं और कहीं कहीं उसको सहचर की कहते हैं। तो पार्श्विक स्वर जो है वो है ल। आखिरी का जो टॉपिक है ये देखिए, ये जो टॉपिक है मैंने यहां आपको पीछे नहीं बताया था कि जो टॉपिक यहां लिखा था ये रहा, उच्छिष्ट व्यंजन। तो उसको कोशिश मैंने वहां की डिफाइन करने की, ये ध्यान रखिएगा। उच्छिष्ट का अर्थ होता है फेंका हुआ, थ्रो आउट। ठीक है, इनके उच्चारण में जीवा एक झटके से के साथ नीचे आती है। इसका प्रयोग किसी शब्द की प्रथम ध्वनि के रूप में नहीं किया जा सकता। अब आप देखिए, जो हमारी जीवा है एक झटके में ऊपर जाएगी, ये ऊपरी अप भी होगी और एक साथ में नीचे डाउन भी हो जाएगी, यानी एक झटका सा लगता है इनको उच्चारण में। और दोनों उच्छिष्ट व्यंजन के नीचे यानी ड और ढ, ये जो ड है और ढ है, इनके नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। जबकि नियम है उच्छिष्ट व्यंजन का कि यदि उच्छिष्ट व्यंजन किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे स्थान पे आए तो उसमें बिंदु का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि ये पहले स्थान पे आ गया तो उसमें बिंदु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा ढक्कन, तो ढ जो है वो प्रथम वर्ण है और प्रथम वर्ण में ये आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था प्रथम स्थान लिखा है, तो यहां पर आपको मैंने बिंदु का प्रयोग नहीं किया है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल जो लिखा है, उस दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिखा सड़क, तो ड के नीचे बिंदु लगा, इसका मतलब है कि ये दूसरे स्थान पर, इसलिए यहां पर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। उच्छिष्ट व्यंजन में उच्छिष्ट व्यंजन प्रयोग करते समय अगर उच्छिष्ट व्यंजन पहले पे आए तो वहां ड में बिंदु नहीं, ड और ढ में बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि अगर दूसरे स्थान पे आ जाए तो उसमें ड और ढ का नीचे बिंदु का प्रयोग कर पाएंगे। शेष भाग अगले वीडियो में जल्दी आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।